आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। राजेंद्रन, आप काम कर रहे हैं लास्ट 12-13 साल से इनइक्वालिटी पे। पहला सवाल आपसे ये है, क्या इंडिया अनइक्वल है पर हर एक के लिए अनइक्वल है? अनइक्वल देखिए, मैं आपको 2-3 मिसाल से शुरू करता हूँ और 2-3 जो मिसाल दे रहा हूँ वो अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ। मैं बहुत साल पहले मैं तेलंगाना में रहता था। तब तेलंगाना आंध्रा विभाजन नहीं हुआ था, एक ही राज्य था। तो वहाँ पे एक घर में गया, गांव में किसी के घर गया था, और जब मैं उनके घर गया था वो तंबाकू का खेती करते थे, टोबैको फार्मिंग। तो उनके घर में जब गया तो वहाँ पे देखा कि मैं कुछ तो 700-8 बोरे तंबाकू के पड़े थे, और यानी कि मान लीजिए 700-800 केजी तंबाकू का जो रॉ टोबैको है वो उनके बोरे में पड़ा था। जैसे मैं उनके कमरे में घुसा, मुझे चक्कर आने लगी और उल्टी आने लगी, उस तरीके का फीलिंग था। और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, यानी कि 6-7 महीने की बच्ची थी। तो मैंने बच्ची की माँ से पूछा कि मुझे इतना चक्कर आ रहा है, इतनी उल्टी आ रही है, तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होती? तो उनकी माँ ने बहुत कैजुअली कहा, बहुत आसानी से कहा कि हाँ, वो दिन में 7-8 बार तो उल्टी करती है। तो ये मेरे लिए एक अनुभव था कि अच्छा, बच्चा जो 6-7 महीने का शिशु है, बचपन से ही वो बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही है उल्टी करके, यानी कि दिन में 1-2 बार नहीं, 7-8 बार। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये भी एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ। क्लास 12 का एग्ज़ाम था। क्लास 12 का एग्ज़ाम देने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम था। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप जानते हैं कि आपका सेंटर होता है, कि आपको कहीं और जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये लड़का एक दलित परिवार से था, बहुत ही गरीब दलित परिवार से था। तो इसको एग्ज़ाम का सेंटर इसके गांव से 50 किलोमीटर दूर था। अब इतना दूर रोज़ उसको आने जाने के लिए तकलीफ़ होती थी। तो इसने पहले से सोच लिया कि देखो, मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना है, मेरे गांव से सीधा बस नहीं है। तो उसको 3 महीने पहले उसको ये समझ में आ गया है कि मुझे वहाँ पे जाके रुकना है, किराया देना है रूम का, और वहाँ पे 15-20 दिन रुकना है, उसका खाने के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। तो वो गया पलायन यानी माइग्रेट करके बंगाल में जाके खेती में काम किया। दिन में 300 रुपये उसका दिहाड़ी मजदूरी था। अब दिन में जब 300 रुपये उसका दिहाड़ी मजदूरी है, याद रखिए उसको उस टाइम जब वो पलायन माइग्रेट करके दूसरी जगह पे गया है, वो 300 रुपये से उसको वहाँ पे रहना है, खाना है, सोना है, सब कुछ करना है। उससे पैसा बचा के उसको फिर अपने एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीने बाद उसको सेव करके वहाँ पे जाना है। तो ये उसकी ज़िंदगी की एक सच्चाई है, और वो बहुत कैजुअली बोल रहा था मुझे। हम चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में बोल रहा है बहुत कैजुअली। तो ये जो बात है कि ये 2 मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इन दोनों की जो रोज़मर्रा की जो कहानी है, ये जो बच्ची की जो तंबाकू खेती करती है, उस माँ की बच्ची की, और ये लड़का जिसका एग्ज़ाम था, इन दोनों का जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, और मेरी ज़िंदगी या मेरे तरह कई और लोगों की ज़िंदगी, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं तो कहूँगा कि एक चक्रव्यूह जो महाभारत में जैसे कहते हैं ना कि अभी अर्जुन चक्रव्यूह अंदर जा सकता था, निकल भी सकता था, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 90% लोग, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग, जो कि ये चक्रव्यूह में फंसे हैं, और ये चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं, लेकिन निकलने का रास्ता उनको नहीं पता। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये चक्रव्यूह बनाया किसने, ये भी एक ज़रूरी सवाल है। ये चक्रव्यूह किसी एक आदमी या 2 आदमी ने नहीं बनाया है, ये एक पूरी व्यवस्था है, जिसे हम स्ट्रक्चरल वायलेंस कह सकते हैं इसे, यानी कि सामाजिक तरीके से, सामाजिक ढांचा जो एक हिंसक हो सकता है, एक तबके के लिए वो बहुत ज़्यादा है, दूसरे तबके के लिए बहुत कम है। और इसमें वो ऐसे एग्जाम के लिए जा रहा है जो उसे कोई नौकरी गारंटी नहीं करता है, उसके बाद भी उसे कुछ करना ही है। हाँ, और करते ही रहना है वो सारी ज़िंदगी, लेकिन वही एक उसी में घूम रहे वो। हम उसके लिए हर दिन एक उसके लचीलेपन का इम्तिहान है। लचीलेपन यानी एक जैसे अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट ऑफ रेजिलियंस, कि हर दिन आपको रेजिलियंस का एग्ज़ाम देना है। ये कैसी ज़िंदगी है? तो ये जो फ़र्क है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक परिवार में पैदा होते हैं, खास करके ये
जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे ये बटा हुआ है कि कुछ लोग, जैसे मैं अपर कास्ट को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं 100 मीटर का रेस है और कोई और लड़का है जो मोहन का ही केस पकड़ लीजिए, 100 मीटर का रेस है और मैं 100 मीटर का रेस नीचे की तरफ भाग रहा हूँ, वो 100 मीटर का रेस ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो जाहिर है अगर आप देखेंगे कि कौन पहले 100 मीटर पहुँचता है, आप कहेंगे कि मैं पहुँचा हूँ, यानी कि मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ। ये तो बहुत गलत बात है यार। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन ऊपर दौड़ रहा है, कौन नीचे दौड़ रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस पे बहुत चीज़ें जुड़े हुए हैं और इस पे खास करके जैसे अगर हम संविधान पकड़ लें, क्योंकि संविधान हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें एक मान के चलते हैं कि वो हमें मार्ग दिखाता है कि किस तरीके से सरकारों को योजनाएं बनानी चाहिए। अब संविधान में क्या लिखा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये 4 चीज़ें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं एक खास करके बाबा साहब का एक कोट है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। ये बाबा साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को, 1949 25 नवंबर, और मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few. And finally वो कहते हैं कि without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. They'll be mere coats of paint. इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स को देखते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो हम इन तीनों को अलग अलग नहीं देख सकते। ये 4 चीज़ें जो है, लिबर्टी और डिग्निटी, गरिमा, यानी कि किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक यूनियन हमें देखना होगा। हम ये नहीं कह सकते, ऐसे कि आप बहुत पूंजीवादी देशों में देखिएगा, वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे लिबर्टी है। पूंजीवादी यानी बहुत ही कैपिटलिस्ट, जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कहेंगे कि लिबर्टी को बहुत महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। लिबर्टी को जब इतना महत्व देते हैं तो इक्वालिटी सफ़र करता है। तो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में आप देखिएगा कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और पुराने ज़माने के जब जिस तरीके से कम्युनिस्ट रशिया जो था, सोवियत रशिया, वहाँ पे इक्वालिटी के नाम पे लिबर्टी, हाँ, ले लिया। तो एक्सट्रीम पोजीशंस में जब जाएंगे तब हमें कॉम्प्रोमाइज़, इस तरीके के फंडामेंटल कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत साफ कहा था कि इन तीनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। यहाँ पे मैं एक्चुअली 2 महत्वपूर्ण जो फिगर्स हैं जिन्होंने फ्रेटर्निटी पे अपने तरफ से कहा था, एक तो अम्बेडकर, जिनको लगा था कि हम फ्रेटर्निटी के सोच को कम से कम हमें एक लीगल बाइंडिंग करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग करना चाहिए। तो उन्होंने चीज़ों के लिए क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा जो ब्राह्मणिज्म सोच है, ब्राह्मणिज्म इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल कास्ट पर्सन, इट्स द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। सो टू एड्रेस दैट उन्होंने फ्रेटर्निटी को कहा कि लेट मी मेक इट अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड थिंग दैट इन द इवेंट किसी ने अगर कोई फ्रेटर्निटी यानी बंधुता के अगर उल्लंघन में किसी ने कुछ किया तो हम उसको लीगली कुछ कर पाएंगे, उसका एक लीगल ढांचा दिया। और वहीं पे अगर हम गांधी को देखें तो गांधी का अप्रोच टू फ्रेटर्निटी यानी बंधुता अलग था। उनका अप्रोच क्या था? उनका अप्रोच ये था कि नहीं, हमें फ्रेटर्निटी अगर हम सिर्फ लीगल तरीके से देखेंगे तो लीगली पनिश तो हो जाएगा आदमी, लेकिन उनसे उनके मन में क्या सही तरीके से बंधुता जागेगी कि नहीं। और अगर हम खास करके गांधी के आखिरी स्टेज पे जब नोआखाली में दंगे हुए थे, 1947-48 की बात कर रहा हूँ, जब 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, उसके बाद भयंकर हिंदू मुसलमान के दंगे पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। खास करके नोआखाली जो अभी इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में है, वहाँ पे गांधी गए और उन्होंने वहाँ पे पीस मीटिंग्स शुरू किया था। और वहाँ से शुरू करके फिर बिहार, फिर दिल्ली, अलग अलग जगह पे गांधी पीस मीटिंग्स करके हिंदू मुसलमानों के दंगों को रोका। और ये एक अपने आप में एक, अगर पता नहीं गांधी जी नहीं होते उस टाइम पे, पता नहीं क्या होता।
एक उनका ये मॉरल अपील टू फ्रेटर्निटी जो था, और 13 जनवरी 1948 में उनको मारा गया, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे, और जो हिंदुत्ववादी थे, क्लियरली हिंदुत्व सोच के थे। 13 जनवरी यानी कि गांधी जी के मरने के हिंसा के जस्ट 3-4 हफ्तों पहले की बात है। तो उनको वो एक फास्ट पे चले गए थे, उनका गांधी जी का आखिरी फास्ट था। आखिरी फास्ट में जब तो कई सारे लोग, और ये इसका बहुत साफ उल्लेख किया गया है रामचंद्र गुहा जी, जो एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, उनके किताब में गांधी बिटवीन 1914 एंड 48, बहुत बढ़िया किताब है। उस किताब में उन्होंने साफ साफ विद रेफरेंसेस लिखा है कि 2 लाख लोग दिल्ली में ही सिग्नेचर किए थे कि गांधी जी को फास्ट तोड़ना चाहिए। और कई लोग रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव्स गांधी के पास गए, तो गांधी को बोला कि आप प्लीज़ फास्ट तोड़िए। गांधी ने 7 शर्तें रखी थी। 7 शर्तों में 2 शर्तें मुझे लगता है कि बहुत अहम थी। एक शर्त ये था, किसी भी मुसलमान को इकोनॉमिकली बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, उसको अलग नहीं किया जाएगा। दूसरी उनकी शर्त थी कि मुसलमानों को ट्रेन में बिना डर के, बिना झिझके सफ़र करने का मौका होना चाहिए। यानी कि सोचिए 1948 में उन्होंने कहा था, और पिछले साल कई सारे हमने केस देखे कि ट्रेन में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुआ है। तो ये जो एक फ्रेटर्निटी की सोच है, ये गांधी और अंबेडकर दोनों में है। और मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो हमें गांधी अंबेडकर को कंबाइन करना होगा। उनके अलग उनमें डिफरेंसेस थी, और ठीक है, होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में तो डिफरेंसेस होना चाहिए, तो उनमें डिफरेंसेस थी। लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो हमें एक नए इज़्म की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें गांधी हो, जिसमें अंबेडकर हो, जिसमें अलग अलग सोशलिस्ट विचारधारा हो, जिसमें अलग अलग विचारधारा हो, फेमिनिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो। क्लाइमेट चेंज और फेमिनिज्म का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो वैसा नहीं था। आज के दौर में हमें उसे अपनाना पड़ेगा। तो एक नए इज़्म, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जैसे मैं कह रहा था, गेटेड कम्युनिटी, जिसकी वजह से एम्पैथी नहीं बन रहा है लोगों में, और जिस तरीके से नफ़रत फैलाया जा रहा है, हेट का जो इकोसिस्टम बना हुआ है, उससे क्या होता है कि 2 अलग अलग तरीके से हमारे कंपैशन पे असर पड़ रहा है। कंपैशन यानी करुणा। एक को मैं कहूँगा, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिस तरीके से हमारा ढांचा, जिस इकोनॉमिक ढांचा जिस तरीके से एक को वंदे भारत में लेके जा रहा है, एक को मालगाड़ी लेके जा रहा है, वहाँ हो रहा है इरोजन ऑफ कंपैशन। इरोजन यानी जो एक ग्रेजुअल, धीरे से फिजिकल प्रोसेस है, जैसे लैंडस्लाइड होते हैं, तो वो एक इरोजन है कि धीरे 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 आपके करुणा आपको अलग अलग दुनिया में ऐसे बांट देंगे कि आप में कोई बातचीत ही नहीं होगी। जब आप में बातचीत या कुछ आपके साथ इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो आप पे कोई कंपैशन ही नहीं रहेगा। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की वजह से, जिसे मैं पॉलिटिक्स ऑफ प्रिकेरिटी कहूँगा, उससे कंपैशन इरोड हो रहा है, उससे हमारी करुणा इरोड हो रही है। और दूसरी तरफ जहाँ पे जानबूझ के हिंदू मुसलमानों में दंगा फैलाया जा रहा है, जानबूझ के रामनवमी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मस्जिदों के सामने ब्लेयरिंग म्यूज़िक किया जा रहा है, उस तरीके से, तो ये हम जानबूझ के लोगों के दिलो दिमाग में हम जहर डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये केमिकली इंड्यूस्ड प्रोसेस है। जिसे अगर हम कोरोजन कहेंगे, तो जैसे जंग लग जाते हैं ना, वो एक कोरोसिव प्रोसेस है। एक बार जंग लग गया तो उसको ठीक करना आसान नहीं होता। तो ये जो कंपैशन का जो कोरोजन हुआ है, यानी कि करुणा को जिस तरीके से केमिकली हम जहर डाल के लोगों में भर रहे हैं, उसके खिलाफ गांधी खड़े थे। गांधी ने तभी कहा था कि ये गलत है। तो आज हम गांधी और अंबेडकर की विचारधारा दोनों को हम भूल चुके हैं, और उधर कोरोजन ऑफ कंपैशन हो रहा है। सीधी भाषा में तो कंपैशन पे जंग लग गया। कंपैशन पे जंग लग गया, बिल्कुल। और जब कंपैशन पे जंग लग गया, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि जब कोविड महामारी हुई थी, तो जब हिंदू पिलग्रिम्स कहीं पे अटक गए थे, तो उनको कहा गया था कि वो अटक गए हैं, और मुसलमान पिलग्रिम्स जब फंस गए थे, उनको कहा गया था छुपे हुए।
हम्म, अगर आप धर्म के आधार पे देखेंगे, बांटेंगे ऐसे कि एक फंसा हुआ, एक छुपा हुआ है, और ये जो जहर है, हम्म, ये हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली खा जाएगा, पूरा इकोनॉमिकली उसको खोखला कर देगा। hate will make us more unequal. एब्सोल्युटली, ऑलरेडी अनइक्वल सोसाइटी है, उस पे अगर हम हेट को भी एक और घुसा देंगे डायमेंशन, तो पूरा हिंदुस्तान पूरा खोखला हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम मुद्दा है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, अमर्त्य सेन। उनका एक फ्रेमवर्क है विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, जो इन सब चीज़ों को एक साथ, और जिस तरीके से अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उसका दिया था और जिस तरीके से हमारे संविधान में सोचा गया इसके बारे में, वो अलग नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। अमर्त्य सेन की सोच में क्या थी कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उन्होंने कहा था विकास की परिभाषा ऐसा, विकास का निर्माण ऐसे किया जाए, उसको पॉलिसीज़ ऐसे बनाए जाए ताकि एवरी पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू बी एंड टू डू व्हाट दे वांट। यानी कि हम ऐसा बन पाएँ, हम ऐसा कर पाएँ, हमें कर पाने की क्षमता बढ़े, हमें जी पाने की क्षमता बढ़े। तो उन्होंने ऐसा एक, और ये मैं कहूँगा ये सिटीजनशिप के साथ, नागरिकता के साथ वही है कि अगर जिस तरीके से मैंने ब्लैक अमेरिकन की बात की थी, बैराटुंडे थर्स्टन, अलग अलग सोच है, लेकिन अगर आप देखेंगे कोर सेम है। और अगर हम लोगों को ऐसे दंगों में उलझाए रखें, नफ़रत में उलझाए रखें, और किसी को हम आगे बढ़ने की आज़ादी दें, किसी को रोक के रखें, तो फिर हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? देयर इज़ अ वेरी नाइस लाइन, आई एम सेइंग दिस एज अ पेट्रियाटिक पर्सन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पेट्रियट एंड अ नेशनलिस्ट। एक बहुत अच्छा कोट है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का, उन्होंने कहा था कि अ पेट्रियट इज़ अ पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ हिज नेशन फॉर व्हाट द नेशन डज, एंड ही सेड अ नेशनलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ हिज नेशन नो मैटर व्हाट द नेशन डज। ये दोनों में फ़र्क है। मैं अपने आप को पेट्रियट मानता हूँ, नेशनलिस्ट नहीं मानता। और ये ज़रूरी है, आज हम नेशनलिज्म के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उससे बाहर आना उससे होगा। बाहर आना हो। मान लीजिए कि आपको दाल खरीदना हो या चीनी खरीदना हो। नॉर्मली अमीर घरों में क्या होता है, अमीर घरों में क्या होता है कि आप जाइए, आप 4 किलो चीनी, 4 किलो दाल ऑर्डर कर लीजिए, 2 किलो चीनी ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर में जगह है। और जब गरीब घर में होते हैं, वो दो चीज़ें, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो जाके 3-4 किलो खरीद पाए, तो वो कम खरीदते हैं, क्योंकि घर पे स्टोरेज का भी एक दिक्कत है। तो वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, और जब आप कम मात्रा में सामान खरीदते हैं तो वो कीमत उसका ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से देखा जाए, जो गरीब है वो, उन पर टैक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कम मात्रा में सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो बल्क में खरीद नहीं सकते, तो उनको टैक्स ज़्यादा देते हैं। तो ये जो अमीर और गरीब का फासला है, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था आज है, उस अर्थव्यवस्था, यानी कि जिस तरीके से अपना इकोनॉमिक सिस्टम्स है, तो हम तो कहेंगे कि एक जो पूरा एक सेगमेंट है वो वंदे भारत में जा रहा है, दूसरा जो पूरा सेगमेंट है वो मालगाड़ी में जा रहा है। बेसिकली दोनों ही अलग अलग इंडिया का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिएगा कि शहरों में आप देखिएगा कि जिस तरीके से एक एफ्लुएंट क्लास जो इमर्ज हो रही है, जो एक बहुत अमीर क्लास, जो अमीर वर्ग जो इमर्ज हो रहा है, उनकी ज़िंदगी क्या है? वो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी जब तबीयत ख़राब होती है वो जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जब उनको ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, अपनी गाड़ी में जाते हैं, और वहाँ पे, और वो रहते हैं आजकल एक गेटेड कम्युनिटी में, वहाँ पे बोलते क्या है? अंग्रेज़ी। चाहे वो आप कहीं से भी हों, वो गेटेड कम्युनिटी में जब रहते हैं वो अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। तो एक तरीके से जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो सबसे 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो जिस तरीके का इंडिया अनुभव करते हैं वो बिल्कुल अलग है। और वहीं वो गेटेड कम्युनिटी के दायरे के बाहर जाइए, जहाँ पे हिंदुस्तान की 90% आबादी रहती है, उनके लिए सरकार ज़रूरी है, क्योंकि वो, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगा है, प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगा है। तो वो क्या करते हैं? तो उनका यही होता है कि सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए सरकार की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट,
बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब हम कहेंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, तो यानी कि हम, क्योंकि सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि हमारा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो। मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि हमारा इनके लिए जो 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर जो कहते हैं, जो 90% इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, उनके लिए अगर हम बजट नहीं करेंगे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो ये तो गरीब गरीब ही रहेंगे। ये निकलेंगे कैसे? ये चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे? और इन दोनों के बीच ये जो अलग वंदे भारत वाली एक इंडिया और एक मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन, आप ट्रेन एक देख लीजिए किस तरीके से कितनी भीड़ हो रही है स्लीपर क्लास में। तो ये जो दो अलग अलग दुनिया है, इनके बीच जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो एम्पैथी कहाँ बढ़ेगी? हाँ, और एम्पैथी नहीं होगी तो फिर फ्रेटर्निटी कहाँ आएगी? फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो फिर हम लिबर्टी और इक्वालिटी, वापस हम जाते हैं अंबेडकर की सोच पे, तो लिबर्टी और इक्वालिटी कैसे होगा? क्योंकि हम दूसरे को एक प्रेजुडिस के नज़रिए से देखेंगे, अरे यार वो तो ऐसे ही है, तो हम आर्थिक वृद्धि कैसे लाएंगे? और इस पे बहुत समीक्षा भी की, बहुत सारे रिसर्च भी किया गया है। इंडिया को कहा जाता है कि जीडीपी में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चलो मान लेते हैं, सही भी है। लेकिन एक और मैट्रिक है, एक और नंबर है, एक और आंकड़ा है, जिसे जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। जीडीपी पर कैपिटा यानी क्या? जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि टोटल जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, सबका हम ऐड करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसको हमारी पूरी आबादी से डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी का हिस्सा किसको कितना जा रहा है, वो अगर देखेंगे तो इंडिया का रैंक जानते हैं आप? क्या है? 158 आउट ऑफ 200। तो आप सोचिए, जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी इंडिया 5 पे, जीडीपी पर कैपिटा सिंपल, जस्ट आप डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आ गया। ये हाल ही में डेटा फॉर इंडिया एक वेबसाइट है, उसी पे आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने किया कि 158 पोजीशन पे इंडिया का रैंक है। तो आप सोचिए, और काफ़ी सारे, मैं आपको और भी आंकड़े दे सकता हूँ, क्योंकि ये आंकड़ों की भी एक राजनीति है, डेटा की राजनीति है। और मैं डेटा की कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, आप ही सोच लीजिए। एक तरफ हम जानते हैं कि टॉप 1% जो अमीर हैं इंडिया में, उनके पास हिंदुस्तान का तकरीबन 40% पूंजी उनके पास है। अब बाकियों की स्थिति क्या है? बाकियों की स्थिति, एक PLFS एक सरकारी सर्वे है, ये कोई प्राइवेट सर्वे नहीं है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, हर साल होता है। सरकार देखती है कि कितने लोग किस तरह के रोज़गार में शामिल हैं, उस तरीके से उसका एक आकलन होता है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हमने एक एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। तो 2019 में एक कमेटी बनी थी, सरकारी कमेटी, जिसका नाम था, जिसके चेयरपर्सन थे अनूप सतपति, तो उन्हीं के नाम से ये कमेटी जाना जाता है, अनूप सतपति कमेटी कहते हैं। तो अनूप सतपति कमेटी के तहत उन्होंने तय किया था कि अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में एक एवरेज न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। तो उन्होंने, और इसके ये बहुत एक वैज्ञानिक तरीका है न्यूनतम मजदूरी निकालने का, कि कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उन सब का ऐड करके वो लोग निकालते हैं कि कम से कम दिन में 375 रुपया प्रति व्यक्ति का अगर इनकम हो तो ये मिनिमम वेज, बेसिक नीड्स, ये कोई लग्जूरियस नीड्स है, बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, 375। तो हमने एनालाइज किया, हमने सिंपल एक एनालिसिस किया 2022-23 के डेटा के साथ। हमने देखा कि PLFS के आंकड़ों से कि कितने लोग, ये PLFS जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान में तकरीबन 50 करोड़ मजदूरों का डेटा। ये एक सर्वे है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 50 करोड़ हिंदुस्तान में जो रेगुलर सैलरीड में है, यानी कि नियमित रोजगार में है, स्वरोजगार है, कैजुअल लेबर, दिहाड़ी, तीनों का एक आकलन करता है। तो उसमें हमने पाया 50% जो नियमित रोजगार सैलरी में है, उनका डेली वेज 375 से कम है। हम वीकली एनालिसिस किए थे क्योंकि उसका एक टेक्निकल कारण था, बट मान के चलिए कि यानी कि 375, और उसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए, यानी कि 2019 में 375 बोला था, 2023 में हम ये जब एनालाइज कर रहे थे तो उसको थोड़ा इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ एडजस्ट करके हमने देखा कि साप्ताहिक यानी कि वीकली आपका 3050 रुपीज़ होना चाहिए। वीकली 3050 यानी कि मंथली आप मान लीजिए 12,000, तो मंथली 12,000। तो मंथली 12,000 से अगर हम देखें तो 50% जो नियमित रोजगार में है उनका उससे 12,000 से कम है। 60% जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगार में है, उनका वो 12,000 से कम है।
और 90% जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कैजुअल लेबर हैं, उनका 12,000 से कम। तो एक तरफ हमारी जीडीपी बढ़ रही है, एक तरफ इतने लोगों की, यानी कि 90% कैजुअल लेबर और इतने लोगों की आपका, और 33 करोड़ मजदूर, ये जो 12,000 का जो नंबर है उससे कम कमाते हैं। 33 करोड़, कोई एक तो नहीं है। यानी कि आप जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कुछ यूरोपियन देश का पूरी आबादी मिला देंगे तो वो हो जाएगा 33 करोड़। बिल्कुल। तो 33 करोड़ लोगों की जो मंथली इनकम है वो इससे कम है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है और अगर 33 करोड़ मजदूर, उनका अगर न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिल रहा है, यानी कि जो, और ये कमेटी को, बाय द वे, ये कमेटी 2019 में बनी थी, कमेटी के रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया गया, कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब हम देखते हैं ये, तो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन 33 करोड़ लोगों का अगर दैनिक जो इनकम है, डेली वेज या वीकली वेज जो भी कह लें, वो अगर इससे कम है, तो जीडीपी का फ़ायदा किसको हो रहा है? कंजम्पशन सिर्फ 10% ही पब्लिक कर रही है, तो किसके पास जा रहा है पैसा? वही 10% में घूमेगा। वही 10% में घूमेगा। और वो एक, जिसे मैं तो कहूँगा कि एक चुंबक है, एक पुराना गाना है ना कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत अच्छा गाना है वो, गोलमाल का। तो जिसके पास पूंजी है वो चुंबक की तरह पूंजी को, मैग्नेट की तरह अपने आप को अट्रैक्ट करता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। हाँ। तो सवाल ये है कि हम चक्रव्यूह से लोगों को निकालें कैसे? जेन्युइनली आपको जीडीपी की पड़ी है, तो अगर यही हमारे 33 करोड़ जो लोग हैं, जिनके पास अगर समझो 20,000 रुपया हो महीने का, तो वो भी कंज्यूम ही करेंगे ना। टी शर्ट लेंगे, शर्ट लेंगे, चप्पल लेंगे, जूता लेंगे, सेरेलैक लेंगे, कुछ लेंगे। तो हमारा नंबर 1 जीडीपी पहुंचने का तरीका ये नहीं है कि एक 5% लोगों को 10 मिनट में जो चाहिए मिल जाए। यानी हाइट ऑफ इनोवेशन इज के 5% लोगों को 10 मिनट में जो चाहिए मिल जाए, वी आर डूम्ड। मतलब 90% ऑफ द देश नीचे की तरफ ही भाग रहा है। एब्सोल्युटली। और आपने जो कहा उसी को अगर हम अर्थशास्त्र के नज़रिए, इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मान लीजिए मैं एक गांव में रहता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं कमा रहा हूँ, तो मैं खर्चा कहाँ करूँगा? मैं अगर बिहार या झारखंड के किसी गांव में हूँ तो मैं तो दिल्ली और कलकत्ता जाके तो नहीं खर्च करूँगा, वहीं मैं तो लोकल इकोनॉमी में खर्च करूँगा। और लोकल इकोनॉमी में जब खर्च करूँगा तो मैं, मान लीजिए कि आप एक साबुन का दुकान चलाते हैं, मैं आपसे तेल साबुन जो भी बेचते हैं मैं आपसे ही खरीदूंगा। तो जाहिर है कि आपकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी। आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप अपने चारों तरफ और खर्च करेंगे। तो लोकल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जिसे कहते हैं, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस में वृद्धि होगी। और ये एक IMF का भी एक पेपर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि माना जाता है कि इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा वास्ता नहीं रखते। उन्हीं के एक पेपर में देखा गया है कि जब बॉटम 20% का इनकम बढ़ेगा, अगर हम रैंक कर दें सबसे अमीर और सबसे गरीब, बॉटम 20% का जब इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ता है इन कंपैरिजन टू जब टॉप 10% का, जितनी जीडीपी बॉटम 20% की इनकम से बढ़ेगी उतनी जीडीपी टॉप 20% की इनकम से नहीं बढ़ेगी, टॉप 10% की जो भी है। तो इकोनॉमिक्स भी क्लियर है। हमारे सामने बहुत ये अहम सवाल है कि जब हम देख रहे हैं तो लोगों में गुस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं। और वो चाहते भी नहीं है। जो आपने एक सवाल पूछा था कि इनइक्वालिटी सबके लिए असमान है कि नहीं, कुछ वो लोग इनइक्वालिटी के बेनिफिशियरी हैं। वो तो चाहते हैं कि इनइक्वालिटी रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमें 10 मिनट में स्विगी जोमेटो से पिज्ज़ा मिले। वो तो चाहते हैं कि जब बहुत बारिश हो रही होगी, और ख़ास करके गिग वर्कर्स पे आप देखिएगा, जब बहुत बारिश हो रही होगी तब उन पे ज़्यादा असर पड़ता है। तब वो चाहते हैं कि आज बारिश हो रही है, आज हम दारू पीते हैं, पकौड़ा खाते हैं। पकौड़ा कहाँ से लाएं? ब्लिंकिट से ऑर्डर करें या जो भी ऐप है। और वो जो आदमी है वो मोटरसाइकिल में जा रहा है, बारिश हो चाहे धूप हो, जैसे भी हो जा रहा है। तो ये जो इनफॉर्मलाइजेशन है कि हम चाहते हैं कि लोग इनफॉर्मल रहें, हम चाहते हैं कि लोग एटम्स में बटे, एटम्स जैसे अलग अलग, ताकि हम संगठित होके हम सवाल न पूछ पाएं। क्योंकि जब हम संगठित हो जाएंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, तब हम लीगली डिमांड करने लगेंगे। और जो पावर में है वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ, ये तो उनका पूरा प्लान ख़त्म हो जाएगा फिर।
ये अहम सवाल है कुणाल, नागरिकता के साथ, हाँ सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो इंडिया में चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, चाहे वो कोई नरेगा श्रमिक हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सभी समान है। 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा तो औरत हो मर्द हो जो औरत भी हो हो। मर्द हो। औरत से ज़्यादा इनइक्वालिटी से एक और अगर आप देखें, एक और नज़रिया देखें, तो एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट औरत का कहा है, क्योंकि अगर हम देखें कोई भी आप बड़े एयरपोर्ट पे चले जाइए, यहाँ पे इक्वालिटी के साथ क्या कनेक्शन मैं बताता हूँ। कोई भी बड़े एयरपोर्ट चले जाइएगा, आप देखिएगा कि टॉयलेट्स मर्दों का है, महिलाओं का है। लाइन किसके बाहर ज़्यादा लगेगी, देखिएगा आप विदाउट फेल जाके देखिएगा कि महिलाओं के टॉयलेट के बाहर लाइन लंबा रहता है, पुरुषों के टॉयलेट में लाइन कम रहता है। और ये बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, और इसकी वजह भी सिंपल है। जब आर्किटेक्ट्स बनाते हैं वो ये सोचते हैं, अच्छा हमने पुरुषों के लिए एक टॉयलेट बना दिया, महिलाओं के लिए एक टॉयलेट बना दिया, यानी कि हम तो समान देख रहे हैं। लेकिन वो फॉर्मल इक्वालिटी है, वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी नहीं है जिस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की कल्पना की गई है। क्योंकि डिज़ाइन क्या है, मर्दों के टॉयलेट में यूरिनल्स 3 होते हैं, और जो बॉक्स जो भी कहें, कमोड्स, वो 3 होंगे। महिलाओं के टॉयलेट में यूरिनल्स नहीं है, सिर्फ 3 कमोड होंगे। तो एक्चुअली अगर हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी कि सही मायने पे इक्वालिटी, तो महिला एक तो महिलाओं का 2 ज़्यादा- टॉयलेट होना चाहिए, हाँ तो कम से कम। और यहीं पे कास्ट रिजर्वेशन भी आ जाता है। क्यों हमें कास्ट रिजर्वेशन की ज़रूरत है? इंडिया में ऐसे कई डिमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी है, हाँ जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी, रिलीजियस इनइक्वालिटी। इक्वालिटी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जिससे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, which is डिजिटल इनइक्वालिटी। तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे मोदी जी तो बोल रहे हैं जन धन अकाउंट खोलेंगे, यूपीआई सक्सेसफुल है, वो सब आप देखोगे कभी भी किसी का फ़ोटो डाल देते हैं, वो फ्रूट सेलर होता है, वहाँ में यूपीआई होता है, वो भक्त वहाँ पे फ़ोटो खींचेगा, फ्रूट नहीं खरीदेगा, फ़ोटो खींचेगा और बोलेगा देखो इसके पास यूपीआई भी आ गया। तो डिजिटल इनइक्वालिटी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, यूपीआई बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बुरा है। यूपीआई इज़ इम्पॉर्टेंट, अच्छा है, बहुत लोगों का बिजनेस चला है इससे। लेकिन यूपीआई करता क्या है? वो बिजनेस टू बिजनेस एक, या बिजनेस टू कंज्यूमर, मैं आपसे फल खरीद रहा हूँ, मैं आपको स्कैन किया, जीपे कर दिया, चलो बढ़िया। लेकिन सरकार जब सामाजिक सुरक्षा का बात आता है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे नरेगा हो गया, पेंशन्स हो गया, क्योंकि कितने लोग 25 करोड़ नरेगा में रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, कितने लोग पेंशन्स में रजिस्टर्ड हैं, अब इनको भी डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब ये रहते हैं गांव में, इनके पास वो साधन नहीं है कि समझें, और ये सारा जो पेमेंट्स है, काफ़ी सारा आधार बेस्ड पेमेंट्स इनका होता है, और सरकार ये कहती है कि हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया है, लोगों को एक बटन से हम पैसा भेज दे रहे हैं और उनके खाते में पैसा चले जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में उनके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका क्या मूल्यांकन है, इसको हम कैसे सत्यापन करें। दूसरी बात, वो जब गांव में आप देखेंगे कि एक नया दौर है, ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहा है कि गांव में लोग जब पैसा निकालने जाते हैं तो वो जाते हैं एक कस्टमर सर्विस पॉइंट या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के पास। अब वो क्या होता है, वो एक छोटा सा एक ऐसा मशीन लेके जाते हैं जिस पे आप अपना अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा अगर आपका सक्सेसफुल हो गया, बायोमेट्रिक्स मैच कर गया, तो आप पैसा अपना निकासी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ब्रिक एंड मोटर ब्रांच पे जब जाते हैं, जब आपको 1000 रुपये 2000 रुपये निकालने पड़ते हैं, तो आपको कोई कमीशन किसी को नहीं देना पड़ता, आप सीधा निकाल के आ सकते हैं एक स्लिप भर के। लेकिन गांव में ये स्थिति है कि बैंक्स बहुत कम हैं, क्योंकि सरकार ने बैंक्स को कम कर दिया है, बैंक ब्रांचेस बहुत ही कम है, और रूरल में और ज़्यादा कम है। तो बैंक ब्रांच में क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, तो लोग जाएंगे ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के पास, वहाँ पे अपना अंगूठा देंगे, और वो हर 1000 रुपये के लिए कमीशन चार्ज करता है, और ये उनके पास कोई रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो वो कितना चार्ज कर रहा है ये भी हम नहीं जानते, और वो कितना फ्रॉड में कर रहा है वो भी हम नहीं जानते। तो एक तरह से अगर हम सिर्फ
सेकेंडरी डेटा देखें या सिर्फ अगर हम अखबारों में देखें कि हमने इतना सैचुरेट कर दिया है, तो उससे हमें सच्चाई नहीं पता चलेगा। सच्चाई के लिए हमको जाना पड़ेगा। और ये कितने तादाद में हो रहा है, इसका जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क नहीं है, जब तक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तब तक हम इस पे कोई लॉज ही नहीं है। और मैं खुद जानता हूँ कई केसेस ऐसे हैं जिसका हमने भी इस बारे में रिसर्च किया है और काफ़ी सारा किया है कि एक सिंपल सा स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी नहीं है, सच्चाई, हकीकत। हाँ। 2 महिलाएं हैं, एक ही गांव में, एक ही ब्लॉक में रहते हैं, अलग अलग पंचायत में। इनका आधार नंबर, और ये बैंक में उन्होंने क्या किया है कि जब पुश था कि हम आधार आपको जुड़वा देंगे सब चीज़ों से, जब ये मैसिव पुश हुआ तो बैंक्स ने क्या किया है कि बहुत हड़बड़ी में आधार नंबर और आपका दूसरे जो जॉब कार्ड नंबर्स हैं, जो भी हैं, बैंक अकाउंट नंबर, उसको लिंक कर दिया। पैसा गया आपको, लेकिन आपका आधार नंबर लिंक हुआ था दूसरे के बैंक अकाउंट से। सावित्री देवी, दोनों का नाम सेम था। यहाँ पे कहते हैं, भाई मैं उनका असली नाम नहीं ले रहा, सावित्री देवी 2 है। तो सावित्री देवी 1 के पास पैसा, आधार नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन गया किसके पास? सावित्री देवी 2 के पास। दोनों ही बहुत गरीब हैं। सावित्री देवी 2 जो हैं, उनके पति ड्राइवर का काम करते हैं दूसरे जगह पे। तो उनको लगा कि मेरे पति ने पैसा भेजा है, उनके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गया, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने कुछ खर्च के लिए। और सावित्री देवी 1 वो इंतज़ार कर रही थी कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा आएगा, और उसका किश्त भी, उसका इंस्टॉलमेंट भी तकरीबन 50,000 रुपये का था। तो वो सोच रही है कि मेरा पैसा तो आया नहीं। सावित्री देवी 2 सोच रही है कि ये सेविंग्स का पैसा है, उन्होंने निकासी कर लिया। अब सावित्री देवी 1 को पता नहीं था कि उनका आधार नंबर सावित्री देवी 2 के अकाउंट नंबर से जुड़ गया। अब जब दोनों, हम खुद ही गए थे, हमारे साथियों के साथ हम खुद ही गए थे उनके घरों में, जब पता किया, तो वो जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने इनको गाली दी कि तुमने चोरी किया है। वास्तव में क्या हुआ? इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आया नहीं, उनको वो जो आया था वो उनको चला गया, क्योंकि ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। और ये जब दोनों से बात किया, दोनों ने पब्लिक फोरम में कहा कि अंगूठा मेरा, वो तो चेंज नहीं हुआ है, मशीन आपका, तो गलती हुआ है तो गलती किसकी है? मेरी तो नहीं है। स्टेट्स की गलती है, जिम्मेदारी कौन लेगा? ये फैक्ट है। मतलब जैसे इतने कॉमन नाम है हमारे इसमें, से टाइटल्स लगते हैं, कुमार हो गया, शर्मा हो गया, वर्मा हो गया, भरद्वाज हो गया, ये देश में जहाँ हम एक सही आधार, एक सही बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ये सरकार ये तो सॉल्व नहीं कर रही, उसके ऊपर ऐसी बातें करती है, CA NRC कर देंगे। अरे कैसे करोगे भाई? मैं बता रहा हूँ, मैं 5-1 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है ना, जिस पे आपका नाम सब सही है, बहुत प्रिविलेज्ड हो आप। एब्सोल्युटली। वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे होगा कुणाल N कामरा, मेरे पासपोर्ट पे होगा कुणाल नरेश कामरा, मेरे कोई और डॉक्यूमेंट पे होगा कुणाल कामरा नरेश। मतलब इतना मेरी लाइफ में मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है नहीं, 5 डॉक्यूमेंट जहाँ पे नाम सही हो। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू गेट एनीथिंग डन। एब्सोल्युटली। और जैसे एक एनेक्डोट आप आधार के बारे में बता रहे थे शो से पहले, वो आपको बताना चाहिए। नहीं, ये हमारे साथी के साथ हुआ था कि उनको बताया गया था आधार इज़ नॉट, बैंक मैनेजर थे झारखंड में, उनको बताया कि आधार तो मैंडेटरी नहीं है, आधार तो कंपलसरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस में था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार मैंडेटरी नहीं है उस टाइम। तो इंटरप्रिटेशन क्या, क्योंकि ये फोर्स है, हाँ, क्योंकि सरकार चाहे वो आपसे कभी तो पूछती नहीं है कि कैसा होना चाहिए, हाँ, वो तो इम्पोज करती है, थोपती है। अभी जैसे हो रहा है राशन कार्ड में EKYC, यानी कि क्या, आपको प्रूव करना होगा कि नहीं मैं ही वो आदमी हूँ जो राशन ले रहा है। तो हेल्टर स्केल्टर लोग भाग रहे हैं, और ये कहा गया है कि राशन कार्ड में जब तक 100% EKYC नहीं होगा, आपका राशन रोक देंगे। जॉब कार्ड, नरेगा में क्या हुआ? नरेगा में एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है काम करने के लिए, जिसे जॉब कार्ड कहते हैं। जॉब कार्ड में एक नंबर होता है। अगर आपका जॉब कार्ड नहीं हो तो आप नरेगा में, नरेगा यानी कि वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत गांव में 100 दिन का काम, बस ये है कि नरेगा में जॉब कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। अब एक जॉब कार्ड नंबर है, जैसे कि आपने कहा
जॉब कार्ड नंबर में मान लीजिए आपका नाम है कुणाल, सिर्फ कुणाल है, हाँ ठीक है। अब आपके आधार में लिखा हुआ है कुणाल कामरा। केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेट कर दिया है कि नरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ही होगा। पहले दोनों थे, आधार बेस्ड था, अकाउंट बेस्ड था। अकाउंट बेस्ड यानी क्या? जैसे सिंपल आपका नाम, आपका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये तीनों अगर पता हो तो मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये अकाउंट बेस्ड पेमेंट में कर रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया कि बोला कि नहीं, आधार बेस्ड पेमेंट ही करेंगे। और आधार बेस्ड पेमेंट के लिए 3-4 स्टेप्स हैं। वो ये कि आपका जॉब कार्ड नंबर, आपका जॉब कार्ड में जो नाम है और आपके आधार में जो नाम है वो परफेक्ट मैच होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट और आधार में लिंक होना चाहिए। और एक और जो तीसरा चीज़ है कि आपका जिस बैंक ब्रांच में आपका खाता है, जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, उस बैंक ब्रांच और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक आधार डेटाबेस होल्ड करती है, उनमें एक सॉफ्टवेयर का मैपिंग होना चाहिए। अगर इन तीनों में कहीं पे भी गड़बड़ी हुआ तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब लोकल लेवल पे क्या हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल्स ने क्या किया है, देखा है कि अच्छा, जॉब कार्ड में आपका नाम कुणाल है, आधार में आपका नाम कुणाल कामरा है, यानी कि मैच नहीं है, तो आपका जॉब कार्ड डिलीट कर दिया, यानी कि आपका हक छीन लिया। अब आपका जॉब कार्ड से आपका नाम डिलीट कर दिया, यानी कि आप काम नहीं कर पाएंगे नरेगा में। तो इस तरीके से जब से केंद्र सरकार ने मैंडेट किया है आधार बेस्ड पेमेंट्स, 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम जॉब कार्ड लिस्ट से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया। और 9 करोड़ लोग जो 100 दिन साल का या 200 दिन साल का नरेगा में काम करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। And most of them, I think, women. 58%, this as 55 to 58% of नरेगा वर्कर्स are women। एक सरकार या एक जुडिशरी या एक एक्टिव समाज क्या इंटरवेंशन कर सकता है जैसे इनइक्वालिटी घटे? से एक तो पहली हाई लेवल इनइक्वालिटी अगर देखें तो एक बढ़िया एक कुछ रिसर्चर्स ने पेपर लिखा है, जो इंडिया फोरम एक जर्नल है, उस पर पब्लिश हुआ था कि अगर हम टॉप 0.004% को अगर हम एक वेल्थ टैक्स लगाएं, और एग्जैक्ट में नंबर्स शायद याद नहीं है मुझे, लेकिन वो टॉप, इस पे अगर हम वेल्थ टैक्स मतलब टॉप 50 मान लो उस तरीके से, तो उससे पूरे इंडिया का हेल्थ और एजुकेशन का बजट आ जाएगा। अब ये पॉलिटिकल विल है कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, और ज़्यादातर जो गरीब वर्ग हैं उस पे ज़्यादातर दलित आदिवासी ओवर रिप्रेजेंटेड, तो अगर हम चाहें तो एक टैक्सेशन इस तरीके से ला सकते हैं जिससे इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरीके से अगर हम लगाएं तो एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो सोचिए, इनइक्वालिटी अगर ऐसा हो गया तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, हाँ, सोशल स्ट्राइफ बढ़ेगी। सोशल स्ट्राइफ यानी कि एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में दंगा। तो अगर दंगा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी सफ़र करेगा, और इकोनॉमी सफ़र करेगा तो लोग सफ़र करेंगे। तो एक तो है कि ऐसा एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन पॉलिसी आना चाहिए। दूसरा है कि जैसे राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस हैं, ये काफ़ी एम्पावर किए हैं। जैसे नरेगा एक एग्जाम्पल है। रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे तो ये टाइम, खास करके ये मार्च फरवरी से लेके मई का जो सीज़न है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। और जब फरवरी से मई, हाँ, यूजुअली क्योंकि ये प्री मॉनसून है और ये बहुत गर्मी का सीज़न है, हीट स्ट्रोक और ये सब हो सकता है। इस पे नॉर्मली क्या होता है कि ये टाइम पे लोगों के पास रोज़गार नहीं होता। रोज़गार नहीं होता है तो जाहिर है क्या करते हैं वो लोग, माइग्रेट करके शहरों में जाते हैं। माइग्रेट करके जब शहरों में जाते हैं तो ऑब्वियसली एक उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, उनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो और जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेस लेबर होता है। जब एक्सेस लेबर होता है तो जाहिर है कि जो उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे वो कम वेतन में उनको पैसा एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक बिल्ट इन क्राइसिस है, वही चक्रव्यूह। जब बिल्ट इन क्राइसिस है तो क्राइसिस से हमें निकालने के लिए ही एक नरेगा जैसे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिससे ज़्यादा नहीं है, साल में 100 दिन यानी कि 3 महीना, 3 महीना यानी कि अब अगर आप आंकड़ा एक एस्टिमेट करें तो ये पीरियड, और कितना 100 दिन का काम। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि गांव में जब आप
इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एसेट्स बनाएंगे, यानी कि आप एक ट्रेंच बना रहे हैं ताकि पानी वहाँ पे रुके, और अगर पानी वहाँ पे रुके तो जब बारिश आएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वहीं के किसानों को होगा, क्योंकि वाटर स्टोरेज फैसिलिटी आपने बनाया है। या फिर कहीं कई कई जगह पे मछली पालन का उन्होंने किया है कि आपको मछली पालन का सुविधा हो तो आप फ़िशिंग कर सकते हैं, फ़िशिंग से आप अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे ना, तो मैं तो कहता हूँ नरेगा एक स्टार्टअप की तरह अगर हम सोचें। नॉर्मली स्टार्टअप में क्या होता है कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट, एक आइडिया है, हाँ मैं आपको 10 मिनट में आपको पहुंचा दूंगा, उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट आपको फंड करते हैं। जो गरीब लोग मजदूर हैं उनके लिए द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। गवर्नमेंट कह सकते, नरेगा अगर हम सोचें तो एक इट्स अ प्रोग्राम वेयर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, कि आप कीजिए, आपके मैंगो प्लांटेशन के लिए या फिर ट्रेंच बनाने के लिए या फिर कुआं बनाने के लिए। हाँ, जो सरकारी लैंड है उस पे तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो आप, जैसे पानी बच जाए या ट्रेंच बन जाए, या बट जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने आके ही उनका लाइन मैं भूल रहा हूँ, नरेगा आपकी विफलताओं का स्मारक बन स्मारक है। ऐसी चीज़ें अगर आप बोलोगे बिना सोचे तो मतलब जो मनमोहन सिंह ने पॉवर्टी में से जिसको बाहर निकाला उसको आपने मतलब वापस वहीं धकेल दिया। आई डोंट थिंक ये बिना सोचे था, मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये बिना सोचे था, बिकॉज मैं पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जब घूमा राजस्थान में MKSS के साथ, निखिल सर के साथ वगैरह, तो मैंने देखा यार ये तो मतलब ये मेरे जैसा आदमी जो पॉलिटिकल नहीं है, ये खाली देख ले एक बार तो वो कभी नरेगा को गाली नहीं देगा। मतलब अगर नरेगा में 90% लोग बोलते रहे थोड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जियो टैगिंग का प्रॉब्लम है कि टैग कोई और कर पा रहा है, पैसे किसी और को जा, ठीक है, बट ये स्कीम पे और काम करना और इसको 200-250 दिन बनाना, मतलब इट्स द easiest way out of the immediate poverty crisis that is there at a rural level। और ये स्कीम तैयार है, वो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें खाली आपको थोड़े और पैसे डालना है। तो आई थिंक ये बिना सोच, आपको क्यों लगता है ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि देखिए, अगर नरेगा ठीक से नहीं चलेगा तो फिर डिस्ट्रेस माइग्रेशन बढ़ेगा। हाँ, डिस्ट्रेस माइग्रेशन बढ़ेगा यानी कि लेबर सप्लाई आपको सिटीज़ और दूसरे जगह पे ज़्यादा होगा। अगर दूसरे जगह पे एक्सेस लेबर सप्लाई होगा तो इसका फ़ायदा किसको होगा? बड़े पूंजीपतियों को होगा। बड़े पूंजीपतियों का क्या है, वो चाहेंगे कि भाई हमें 10 सिक्योरिटी गार्ड सस्ते में मिले, हमको डिलीवरी के लिए लोग सस्ते में मिले, तो उनको चाहिए कि हमको सस्ते में लेबर मिले, और अगर उनको सस्ते में लेबर मिलता है तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है। जब उनका मुनाफा बढ़ेगा तो फिर उसका फ़ायदा किसको होगा? वापस जो सरकार, ये जो कैपिटलिज्म और ये जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेक्सस है, उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक रचना है। दिस इज़ अ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इट्स अ क्रिएटेड वन। और ऐसे ही आप लोगों को माइग्रेट करते रहे हो तो वोट डालने वापस नहीं आई रहे, तो आपका वोटर भी कम हो गया। और कोई ऐसी रूरल स्कीम्स है जो कहाँ और की हो, जिसको स्टडी किया हो और मतलब नरेगा टाइप का इफेक्ट रहा हो लोगों पे? एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अगर देखें तो नहीं है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट हाँ, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आ सकता है जहाँ पे सरकार एक एडिशनल प्लेयर बन सकती है इन द मार्केट, कि भाई सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी। आप देखिए कहीं भी कितना गंदा है, हमारी सड़कें कितनी गंदी हैं, हमारा फॉरेस्ट कितना गंदा है, सब कुछ इतना गंदा है। कम से कम अर्बन एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और सरकार यहाँ पे अच्छी भूमिका निभा सकती है कि हम यहाँ पे लोगों को यहीं पे रोज़गार दें। और आप इन कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, लोग यही कहेंगे अगर हमको गांव में या अपने घर के पास अगर रोज़गार मिले तो मैं क्यों जाऊंगा कहीं माइग्रेट करके, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं? चाहेंगे कि परिवार के साथ रहें, वो क्यों चाहेंगे कि दूसरी जगह इधर उधर जाएं? हाँ, कुछ लोग हैं जो इंटेंशनली माइग्रेट करना चाहते हैं, वो अलग बात, नहीं, एस्पिरेशन अलग है। एस्पिरेशन अलग है। ये सब चीज़ जुड़ी हुई है, मैं तो कहता हूँ सिटीजनशिप के साथ, नागरिकता के साथ। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अमर्त्य सेन, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नागरिकता के साथ जुड़ा हुआ है? जैसे कि नागरिकता यानी 1 पर्सन 1 वोट हम मान के चलते हैं, लेकिन वास्तव में नागरिकता क्या है? कि हम कुछ चेंज ला सकते हैं कि नहीं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। अब आप सोचिए कि बड़े पूंजीपति, आप
अंबानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अंबानी भी सिटीजन है और एक नरेगा श्रमिक भी सिटीजन है। क्या दोनों की पावर कुछ करने में इंडिया में सेम है? नहीं। तो अगर हम सिटीजनशिप के नज़रिए से देखें, अगर हम सिटीजनशिप इस तरीके से देखें, ये एक ब्लैक अमेरिकन एक आदमी है बैराटुंडे थर्स्टन, उनसे मैंने उनके बारे में पढ़ा था तो सीखा था। वो बहुत अच्छा करते हैं। वो कहते हैं कि वी नीड टू थिंक ऑफ सिटीजन एज अ वर्ब, यानी कि वर्ब और नाउन। सिटीजन को हम नॉर्मली नाउन समझते हैं। नाउन क्या होता है? टेबल, पैसिव, कोई भी वस्तु पैसिव। वर्ब क्या होता है? हम कुछ कर रहे हैं, आप गा रहे हो, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, सो यू आर डूइंग समथिंग, यू आर एक्टिंग ऑन समथिंग। सो द एबिलिटी टू एक्ट, आप में कुछ कर पाने की जो पावर है, उस नज़रिए से देखें, अंबानी या फिर कोई भी पूंजीपति ले लीजिए, कोई भी, मैं भी, मैं क्यों अपने आप को रिलीज? हाँ, मतलब आई एम सेइंग अगर हमारे पास वोट एक ही है, उसके अलावा हमारे में कोई भी और सिमिलैरिटी है? नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, Nothing. दैट्स इट। पोल्यूशन नहीं, वो भी नहीं है। हाँ, पोल्यूशन भी ज़्यादा फेस करता है गरीब। दैट्स ट्रू। हमारे घर पे तो हम एयर प्यूरिफायर लगा देंगे। पोल्यूशन भी फेस करता है ज़्यादा गरीब। हेल्थ रिस्क भी उसको ज़्यादा है। आज मुझे खांसी आ जाए, ज़ुकाम आ जाए, एलर्जी आ जाए, तो मैं छुट्टी ले लूँगा। मैं बोलूँगा मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसके लिए वो चॉइस ही नहीं है। एक गिग वर्कर, उसके लिए वो चॉइस ही नहीं है। और ये एक और बहुत दयनीय बात है कि हम जो भी सरकारी सुविधा तो नहीं कहना चाहिए, जो भी पब्लिक सर्विसेज जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको एक डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया जाता है। मैं तो कहूँगा डेरोगेटरी है, कि लाभार्थी कहा जाता है। लाभार्थी यानी सरकार अपने आप को ये कह रही है कि मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, आप लाभ ले रहे हैं, आप बेनिफिट ले रहे हैं मेरे चैरिटी का। मुझे तो लगता है कि ये बहुत, एक तो टर्मिनोलॉजी गलत है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी सोच से आती है। हम चाहते क्या हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करें। या तो हम नागरिक नहीं, हम हकदार को, राइट्स होल्डर्स को हम लाभार्थी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरनलाइज कर लें इस बात को, तो हम इससे निकलेंगे कैसे? तो नाम उनका क्या होना चाहिए? नागरिक, हकदार, राइट्स होल्डर्स। वी आर ऑल सिटीजन्स एंड राइट्स होल्डर्स। व्हाई शुड सम पीपल बी कॉल्ड लाभार्थी या बेनिफिशियरी? या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। इट्स ट्रू। थैंक यू, दिस वाज रियली गुड।